बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ आपके साथ। सारे मेहमान हमारे साथ हैं अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अब ब्रेक से पहले मैं आपको खबर दे रहा था, दिल्ली की खबर मैंने आपको दी थी, 5600 करोड़ रुपए के कोकेन को जब्त किया गया है और इसका एक कनेक्शन जो है बीजेपी ने कांग्रेस से खोज निकाला है। बीजेपी के लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सारे मामले का मास्टरमाइंड तुषार गोयल है और यह शख्स कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ। उसकी तस्वीरें तक बाकायदा जारी कर दी गई। दीपेंद्र हुड्डा के साथ इसकी एक तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक तुषार गोयल दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। अब इस पर सुधांशु त्रिवेदी बोले, योगी आदित्यनाथ भी बोले। अच्छा, ये कब कार्रवाई बहुत बड़ी है, 5,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हो रही है। अब वैसे तो इस पर कांग्रेस यही कहेगी कि गुजरात में ड्रग पकड़ी जाती है, दिल्ली में ड्रग पकड़ी जाती है, पुलिस दोनों जगह आप जानते हैं बीजेपी की सरकारों के पास है, दिल्ली में एलजी के पास है, तो कहां से आ रही है ड्रग्स? ये सवाल वो उठाएं, उससे पहले कांग्रेस से कनेक्शन ढूंढ निकाला गया। सुनिए। मुख्य आरोपी है जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। और डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। तो ये आपने देखा, ये इस पर योगी जी भी बोल रहे हैं, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ड्रग का जो मास्टरमाइंड है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब इसको लेकर राजनीति होगी। एक और जगह कांग्रेस पार्टी से तार जुड़े हुए हैं उस मामले के, और वो मामला भी बड़ा बन गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। साउथ के बड़े फेमस फिल्मी कपल हैं नाग चैतन्य और समांथा रूथ प्रभु। फिल्मी दुनिया से आते हैं, बड़े स्टार्स हैं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स हैं। जो इसमें नाग चैतन्य हैं, ये बहुत सुपरस्टार, वहां के मेगा स्टार नागार्जुन, उनके बेटे भी हैं। इनका एक एमिकेबल डिवोर्स हो चुका है आज से 2-3 साल पहले, तो मामला खत्म हो गया। अब तो नाग चैतन्य साहब ने शायद अब वो एक नई पारी शुरू कर रहे हैं अपनी पारिवारिक, उसके बारे में शायद वो घोषणा भी कर चुके हैं। इस बीच तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के एक मंत्री कोंडा सुरेखा, इन्होंने इस कपल के तलाक पर बहुत विवादित बयान दे दिया। थोड़ा सा फिर आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का मामला है, आंध्रा तेलंगाना के मेगा स्टार्स हैं सारे लोग। नागार्जुन के बेटे नाग चैतन्य, उनका डिवोर्स हुआ था। उनके डिवोर्स के ऊपर इस कांग्रेस सरकार के मंत्री कोंडा सुरेखा ने जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट ये है कि बीआरएस के लीडर, भारत राष्ट्र समिति, इससे पहले जो टीआरएस थे उनके बेटे, टीआरएस जो थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी, उसके लीडर और केसीआर के बेटे केटी रामाराव, वो इस तलाक के पीछे हैं। अब केटीआर भी बहुत बड़े आदमी हैं, पिछली सरकार में वो 10 मुख्यमंत्री के बेटे थे, खुद कैबिनेट मंत्री भी थे, और उस पार्टी में अगला नंबर उन्हीं का है, मतलब पार्टी उन्हीं की है। वो कह रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि ये जो डिवोर्स हुआ है वो केटीआर की वजह से हुआ था, बिल्कुल एक तरीके से प्राइवेट लाइफ पर हमला है।
पर्सनल लाइफ पर हमला है। और ये कमेंट उन्होंने जैसे ही किया, इसके बाद खुद समंता, नाग चैतन्य, नागार्जुन, जिनके परिवार से जुड़ा मामला, उन्होंने बयान जारी करके मिनिस्टर के आरोपों को बिल्कुल निराधार तो बताया ही बताया, बल्कि शर्मनाक बताया कि कैसे कोई मंत्री इस पद पर होते हुए, इतनी जिम्मेदार पोजीशन पर रहते हुए, वो किसी और प्राइवेट व्यक्ति की निजी जिंदगी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सकता है। अल्लू अर्जुन, ये भी बहुत बड़े स्टार हैं, इनसे लेकर के जूनियर एनटीआर, एनटी रामाराव के बेटे हैं, वो जूनियर एनटीआर भी वहां के बहुत बड़े सितारे हैं। सारे के सारे जितने फिल्म स्टार साउथ के हैं, वो सब इस मामले में समंता के और जो मैंने आपको नाम बताया नागार्जुन के बेटे साहब नाग चैतन्य, उनके समर्थन में आ गए हैं और कोंडा सुरेखा जो कि मंत्री हैं, उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं। अब ये विवाद जब खूब बढ़ गया तो ये बयान जो है उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन आप ऐसा किसी के लिए कह दें और उसके बाद कह दें नहीं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं, तो मजाक तो है नहीं। अब उन्होंने माफी तक उनको इस मामले में मांगनी पड़ी है। तो ये विवाद भी, इसमें भी कांग्रेस पार्टी के एक नेता से जुड़ा हुआ ये एक मामला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि मैंने एक नेता के महिलाओं को अपमानित करने पर सवाल उठाते हुए कमेंट किया था। समंता, ये कमेंट आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था। आप जिस तरह अपने दम पर बड़ी हुई हैं वो देखकर ना मैं सिर्फ प्रभावित हूं, ये वो कह रहे हैं अपनी सफाई में, बल्कि आप मेरी आदर्श हैं। पहले तो ये बताया कि इनका डिवोर्स केटीआर की वजह से हुआ, अब कह रहे हैं कि आप मेरी आदर्श हैं। नेता भी बड़े मोटी चमड़ी वाले होते हैं। नहीं, लेकिन रेवंत रेड्डी को बिना एक क्षण गंवाए सबसे पहले इनको मंत्रिमंडल से बाहर करना, चीफ मिनिस्टर को। और प्रियंका और राहुल कम से कम इस बात को तो जानते ही होंगे, पता तो उनको पहले से होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, चुनाव में व्यस्त होंगे तो बस ये प्रचार खत्म हो जाएगा। ये आज ही तो खत्म हो जाएगा ना, आज शाम 5 बजे। 5 बजे के बाद बैठक लें, उनसे सम्मन करें और तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर करें। ये इस तरह का व्यक्ति जिसकी ये सोच है, और मैं कह रहा हूं कि किसी का किसी से रिश्ता हो, मैं तो कह रहा हूं, चलिए दूसरी बात मैं करता हूं। पहली बात तो अगर दोनों पति पत्नी कह रहे हैं कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने आपस में एक दूसरे से अलग होना तय किया, उसके बाद किसका किससे क्या संबंध है, उससे किसी का क्या लेना देना है, ये इशू ही नहीं है आपका। और वो अगर मंत्री ये कह रहा है तो वो महिलाओं के प्रति कैसे भाव रखता होगा, जो लोग उसके पास काम लेकर जाती होंगी जो महिलाएं, उनको कैसे वो देखता होगा, ये भी बड़ा सवाल है। सर नहीं, अब एक तो किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप रोक लगा दीजिए। अगर किसी को कुछ मालूम है, कुछ बात कह रही है, उस पर दबाव में चुप हो जाए तो ये तो मैं नहीं मानता हूं। सामान्यतः राजनीति या जीवन में किसी के व्यक्तिगत जीवन में ताक छाक करना उचित नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ के फिल्मी सितारों ने इस प्रकार के मानक स्थापित नहीं किए। कई बार वो खुद भी चाहते हैं कि हमारे बारे में चर्चा हो। इस पे इफ बट नहीं करना चाहिए। नहीं, इफ बट कैसे नहीं करना चाहिए? क्यों सर? नहीं, बट इसलिए करना चाहिए कि आप इसके आधार पर कि हमारी निजी जिंदगी, हम बहुत सारी चीजों को छिपा देते हैं। निजी जिंदगियों ने हमारे इतिहास को प्रभावित किया है, आजादी की लड़ाई को प्रभावित किया है, देश की नीतियों को प्रभावित किया है। अगर उसका संबंध कैसे बात कर रहे हैं? अगर किसी का सुनिए, हमारे आपके पास प्रमाण नहीं कि उसके संबंध है, लेकिन ये उसके पास प्रमाण है। नहीं, हमारे पास भी नहीं है। उसके पास है कि नहीं जानते हैं सर? नहीं, ये तो बड़ा सही। मैं क्या करूं? अरे सर, वो खुद माफी मांग रहा है आदमी। तो माफी नहीं मांगे, इतने लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, इतने लोग खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अरे तो सच महिला है तो क्यों माफी मांगेगा? हमने सुनिए उसका जो बयान अगर है। सच है तो क्यों माफी मांगेगा? नहीं, मैं कोई बात अगर कह रहा हूं, मुझे सचमुच सर, पता, आप किसी नेता से स्कोर सेटल करने के लिए किसी दूसरे को कैसे आप निशाना बना साउथ सकते हैं? इंडियन में फिल्म कलाकार, ये महिला है जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ये मंत्री है। फिल्मी कलाकारों का इतना प्रभाव होता है राजनीति और चारों तरफ कि अगर 10 लोग खड़े हो जाए तो आपका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। या तो ये देना नहीं था, पहली बात तो ये, मैं इससे हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, समय पर बोलते हैं। अगर दिया है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने क्यों दिया था, ये बात में इसे किस कारण से दिया, क्या सच्चाई है, वो सामने लाना चाहिए। सेलिब्रिटी होने का मतलब आप तलाक ले सकते हैं, उसमें तो कोई यहां तलाक का विषय नहीं है। अगर तलाक के पीछे कोई दूसरा कारण है, जिसका पॉलिटिकल एंगल है, जिसका फाइनेंशियल एंगल है, तो वो तो सामने आना चाहिए। नहीं सर, ये बहुत ही मतलब कहाँ हैरान हुआ political आपसे, angle ये उम्मीद नहीं नहीं सर, करते हम लोग ये किस थोड़ा तरह सा से आप लोग ये तलाक जानती पर है। और एक निजी जिंदगी में, और वो भी 21 के मामले को 24 में आप लाकर क्या स्कोर करना चाहते हैं? एक नेता से आप लड़ रहे और थे, निजी जिंदगी केसीआर केटीआर की सरकार खत्म हो उससे गई, लड़ाई है चुनावी आपकी। लड़ाई लड़िए, लेकिन आप किसी दूसरे दंपति को जिसका तलाक हो गया, जो एक साथ नहीं रहते, तलाक हुआ या नहीं हुआ ये इशू नहीं है आप ना। कह रहे हैं कि वो इस वजह से हो गया कि केटीआर शामिल था। आप धीरे नहीं, धीरे मैं तो कह रहा हूं सर, केटीआर की भी प्राइवेट लाइफ है। हाँ,
मैं कह रहा हूं कि केटीआर की भी प्राइवेट लाइफ है, इससे आप उसको भी लांछित कर रहे हैं ना। प्राइवेट किसी के लाइफ पर्सनल लाइफ को प्राइवेट compromise लाइफ पर तो नहीं नहीं कुछ भी नहीं, सच मैं है। क्या कह रहा हूं, केटीआर नेता है, अगर राजनीतिक तौर पर कुछ मसला उससे जुड़ रहा है तो बिल्कुल आप करिए, लेकिन किसी की निजी जिंदगी को आप ले आकर उसमें खींचे, ये बिल्कुल ठीक नहीं। मतलब आपको पूरी छूट है। क्या छूट है इसमें, क्या छूट है? तलाक लेने में क्या छूट है? निजी जिंदगी में आप कुछ भी करें वो हाँ, सार्वजनिक तलाक नहीं लेने हो। में क्या छूट है? अच्छा, उसमें क्या सार्वजनिक आप होगा? सुनिए, एमओ मोथाई के किताब का तो बड़ी उदाहरण देंगे कि नेहरू जी के बारे में उसने क्या क्या लिख क्योंकि उसने दिया, किताब लिख के छपी, तो वो क्या क्या लिख दिया। तो ये वापस क्यों किया है स्टेटमेंट? ना वो मैं उस पर नहीं, मैं सैद्धांतिक बात अच्छा, कर रहा हूँ। इट इज नॉट जो वो किसी के बारे में वो सर, बोले आपको ही इस पर नहीं। कुछ कमेंट है सर आपका? मुझे लग रहा है इस तरीके से विवाद से बचना चाहिए था। देखिए, उनका निजी जीवन है, सार्वजनिक जीवन में उन्होंने तलाक ले लिया, अलग अलग रह रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से सीधा आरोप लगा देना, और वो भी एक किसी की छवि खराब करने का, वो भी बड़े नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, बड़े नेता है, आप सीधा इस तरीके से आरोप लगा लोगे। इसके बारे में राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान में सचिन पायलट का डिवोर्स हुआ, चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था राजस्थान विधानसभा का, तो बीजेपी के एक नेता से पार्टी के एक नेता ने कुछ कहा, तो उसने वहीं इनको डांटा कि ये निजी मामला है, इस संदर्भ में हमें बोलने की जरूरत नहीं है, सचिन जी का निजी मामला है, इस मामले में कोई बात नहीं हुई। सचिन जैसे हमारे नहीं, किसी ने कभी नहीं वो खबर कब आई थी? जब सचिन ने फॉर्म में जो इलेक्शन का फॉर्म होता है उसमें स्टेटस लिखा। बोले सचिन साहब जो राजनीतिक प्रतिनिधि था, उस पर चर्चा भाजपा करेंगे, के किसी के दोनों विरोधी हैं, अब्दुल्ला परिवार भी है, पायलट परिवार, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सर आगे बढ़ते हैं जरा। आज हरियाणा में कैंपेन का आखिरी दिन है, अब इसमें बहुत सारे बयान इस बीच में छाए रहे। राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला, उनके कैंपेन में जो है अडानी अंबानी तो आते ही हैं, फिर उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया, वहाँ नाच गाना हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर की भूमिका में वहां पर रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा आप ही का परिवार नाच गाना करता है 70 साल से, तरह तरह की बातें खैर वहां पर होती रही प्रचार में। अब दलित नाराज हो गए कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी का इस बात पर बहुत जोर है, और नाराजगी कम से कम कुमारी शैलजा जी की तो खुलकर सामने आ चुकी है, जो कि सीनियर लीडर हैं उनकी। और उन्होंने तो अब यह कह दिया है एक इंटरव्यू में कि मेरी भूपेंद्र हुड्डा से आखिरी बार कब बात हुई थी मुझे याद ही नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो कह रही मुझे नहीं मालूम मेरी आखिरी बार कब बात हुई भूपेंद्र हुड्डा से। मतलब वाकई में इनके बीच में बातचीत तक नहीं है। इवन उन्होंने यहां तक कहा कि जो इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, जो दीपक बाबरिया जो इलेक्शन लड़वा रहे हैं, उनसे भी मेरी बात नहीं होती है, उनसे भी कब बात हुई मुझे नहीं मालूम। तो अब ये वहां पर कांग्रेस की स्थिति है। अब राहुल गांधी भले ही हुड्डा साहब की और शैलजा जी के हाथ ऐसे मिला करके जोड़ने की कोशिश करें, तो उसी और ये उन्होंने हाथ मिलवाए थे, उसी के बाद ये इंटरव्यू हो गया। और खबर आज की बता दूं आपको, कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आई हैं। आखिरी दिन चुनाव प्रचार के, जब 48 घंटों में वोट पड़ने हैं हरियाणा में, सोनिया गांधी ने उनको बुलाया होगा तभी वो आई हैं। अब उनको मनाने की भरपूर कोशिश राहुल गांधी कर चुके, मल्लिकार्जुन खड़गे कर चुके, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हो रही है। और ये नाराजगी शुरू कहां से हुई? नाराजगी तो बहुत पुरानी होगी। ये मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, फिर ये इलेक्शन भी लड़ना चाहती थी, पार्टी ने इनको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, इनके सहयोगियों को टिकट भी नहीं दिया। और अब एक कांग्रेस के नेता ने इनके लिए बहुत जाति सूचक और घृणित सा बयान दिया था, और उसको लेकर के भी दलित समाज वहां पर बहुत आंदोलित है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। बाय एंड लार्ज इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को आगे माना जा रहा है। अभी भी लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी आगे दिखती है, लेकिन बीजेपी ने बहुत रिकवर कर लिया है, अपना नुकसान काफी कम कर लिया है। उसका मानना है कि दलित हमारे साथ आ गए हैं, मुख्यमंत्री सैनी ओबीसी हैं, इस नाते ओबीसीज का एक वर्ग उनके साथ रहेगा, अगड़ों का वोट उनको मिलेगा, लेकिन जाट समाज कम से कम जो बाकी चुनाव को देखने वाले हैं, उनका मानना है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही जा रहा है। जरा आप ही बता दें अपना एक एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस हरियाणा का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बार योगी जी का बयान है वो मैं सुनाऊंगा, आप बोलिए। मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से रिकवरी की, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में गैप था। लेकिन जो शैलजा का जो मामला हुआ है, वो मामला काफी कांग्रेस के लिए भारी पड़ने वाला है। वोटिंग के पहले जिस तरीके से स्थिति आ गई, हालांकि राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि हुड्डा और शैलजा को एक किया जाए, लेकिन शैलजा का जो बयान आया है, और आज सोनिया गांधी से अगर वोटिंग के दिन जब उसको अपने क्षेत्र में प्रचार करना था, शैलजा अगर सोनिया गांधी से मिल रही है, तो मुझे लग रहा है जो 17 सीटें आरक्षित है वहां पर हरियाणा के अंदर, और 22 सीटें, मतलब टोटल 25 सीटों पर दलितों का प्रभाव है। शैलजा एक प्रभावशाली नेता है वहां पर, हालांकि सांसद है, अच्छे वोटों से जीती है इनका आधार वैसे? बिल्कुल, देखिए आधार तो रहता है। शैलजा इतनी छोटी नेता नहीं है। अगर 10 से 12 सीटों पे भी अगर आपने प्रभाव कर दिया, तो 90 सीटों में 10 से 12 सीटें बहुत प्रभावशाली होती है जब आपको सरकार बनाने लाल की जीत स्थिति पर हो। राहुल गांधी पीछे बढ़ाकर उनको प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी की समस्या है कि राहुल गांधी देखिए राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पंगारा,
चुनाव तक वो समस्या को निपटा नहीं पाए, कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ा। छत्तीसगढ़ में यही रहा, मध्य प्रदेश में भी यह रहा, और जब हरियाणा में जब आपको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आपके पास जीतने का एक पूरा मौका है, उस स्थिति में आप शैलजा को मैनेज नहीं कर पाए। रणदीप सुरजेवाला अलग नाराज चल रहे पार्टी के अंदर आपसे, किरण चौधरी पार्टी छोड़ के चली जाती है आपके पास से, तो आप सिर्फ हुड्डा पे इतने निर्भर हो जाते हो कि हुड्डा जिसे कहता है उसको टिकट दे देते सर हो। अच्छा, अब तो जनता मुझे आपसे लग ये रहा है जानना चाहती है, व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्शन ये आसान था। अब अभी तक कुछ दिन पहले तक तो ये माना जाता था, बीजेपी के लिए बीजेपी का कोई चांस है कि नहीं है? नहीं, चुनाव बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बनता है। भारतीय जनता पार्टी, वो तो हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी 10 सरकार में है, 5 सांसद है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव बहुत दबंगे से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी दौड़ के अंदर है, लेकिन कांग्रेस को जो एक बढ़त मिली हुई थी, कांग्रेस ने वो बढ़त अपने आंतरिक कलह के कारण गवा दी है। विजय जी, मुझे लगता है कांग्रेस बढ़त पर है, लेकिन अगर वो हार रही है या कमजोर हो रही है कांग्रेस, कमजोर हो रही है, हाँ, तो वो उसकी बड़ी वजह शैलजा जी होंगी। शैलजा जी बड़ी नेता हो या ना हो, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया अपने दलित वोटर में, और अगर दलित वोटर नाराज हो गया कांग्रेस से तो उसका असर बड़ा पड़ेगा। 25 सीटों पर, 20 सीटों पर, 15 सीटों पर, ये कितना फर्क पड़ता है। तो कांग्रेस यदि इस चुनाव में हार जाती है तो उसकी बड़ी जो कारण होंगी वो शैलजा जी होंगी। जीतने का कारण भले ही ना बने, लेकिन हारने का कारण शैलजा जी। चुनाव है कांटे का, या अभी भी आप मानते हैं कांग्रेस कंफर्टेबली आगे है? कांग्रेस कंफर्टेबली आगे है, लेकिन ये जो दलित वोट है बड़ा वोट बैंक है। ये मामला बिगाड़ सकता मतलब बीजेपी अपनी वजह से जीत रही हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा चुनाव। है। ओके, कम से कम सरकार की वजह से तो नहीं जीत रही। योगी जी का आज का स्टेटमेंट आप जरा सुनिएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ बात करते हैं अपने राज्य की सारी, वहां की अपने, मैं कैसे सरकार चलाता हूं, मैंने कैसे सब नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं, और फिर वो हरियाणा के वोटर से उसको जोड़ते हैं। सुनिए। एक कांग्रेस की सरकार और इसके सहयोगी दलों की जब सरकारें थी, इन्होंने कांवड़ यात्रा में रोक लगाई थी और ये कहते थे कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजना चाहिए। ये कहते थे कांवड़ यात्रा में शंख नहीं बजना चाहिए, घंटा और घड़ियाल नहीं बजने चाहिए। हमने कहा वो कांवड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, इसमें घंटा भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, डीजे भी बजेगा, और यही नहीं होगा, उस पे हम कांवड़ भक्तों पर, शिव भक्तों पर पुष्प की वर्षा भी करेंगे, हम करेंगे। और जिसको अच्छा नहीं लगता है, भाइयों, हमने कहा था जिसको अच्छा नहीं लगता है, जिसके कानों में शंख की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, घंटे और घड़ियाल की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, वे अपने कान को बंद कर ले, लेकिन यात्रा हम रोकेंगे नहीं, यात्रा रोकेंगे नहीं। अगर कहीं के माइक बंद होंगे तो स्थलों के होंगे जहां से चिल्लाहट होती है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी धर्म स्थल पर माइक नहीं है, उतार दिए गए, सब उतार दिए गए, अब कोई चिल्ला नहीं सकता है। योगी जी ने बहुत कुछ कह दिया और हिंदुत्व का तड़का भी लगा दिया हरियाणा के इलेक्शन के अंदर। अवधेश जी, पहले तो मैं एक बात आपको पता नहीं स्ट्राइक करी कि नहीं करी, जो योगी योगी के नारे लगे, कोई मिलता जुलता सुनाई दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में इस समय मोदी जी ने मंच से ही कहा था कि पहले मोदी लोग कहते थे, अब मोदी के साथ जोगी को जोड़ दिया है, तो इसलिए लेकिन वो एक लहर थी, अभी इसको देखना पड़ेगा लोगों में। योगी आदित्यनाथ देश और दुनिया भर में भी जो हिंदुत्व के समर्थक लोग हैं, और खासकर उसमें जरा एग्रेसिव हिंदुत्व को पसंद करते हैं, तो उनके व्यापक समर्थक वर्ग सर, हरियाणा इलेक्शन सर बहुत अब इसमें आ जाइए। देखिए, ऐसा है कि इसमें दो बात जो है फैक्ट्स, इसमें करीब करीब दलितों के 20 सम्मेलन हुए हैं हरियाणा में। इस बीच में हरियाणा में दलितों के दो भाग हैं, एक डीएससी है और दूसरा जो है जो ब्लॉक बी कहते हैं, वो डीएससी का मतलब हुआ वंचित जो है अनुसूचित जाति वर्ग। उसमें आपको वाल्मीकि, बाजीगर, सांसी, देसाह, धनक, सपेरा 36 श्रेणियां हैं, तो वो करीब 20% में से 11% हैं। और दूसरे है सशक्त जिसको ब्लॉक बी बोलते हैं, उसका 9.7%, उसका नेतृत्व जाटव करते हैं। तो ये पहली श्रेणी में चूंकि बीजेपी ने घोषणा कर दी
कि हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति आयोग का जो रिकमेंडेशन है उप वर्गीकरण का, उसको हम लागू करेंगे सत्ता में आने के बाद। ओके। और वो जुड़ गया है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई यही पार्टी हमारे लिए है, देना है। दूसरा कि जो शैलजा जी की जाति है, तो एक पार्टी मुझे लगता है कि इसका मेजॉरिटी वोट इस समय बीजेपी के जाने की दलितों स्थिति में- का। दलितों में जो 20% है ओवर पॉपुलेशन। ब्लॉक बी, नहीं ब्लॉक ए। ओके। और बी में वोट बट रहा है, क्योंकि वो शैलजा जी के कारण जो जाटव वोट है, जो इनको गालियां दे गई है। एक तो इन ब्लॉक बीजेपी चुनाव से समय खत्म हो गया, बीजेपी है इलेक्शन में, कॉन्टेस्ट में। बिल्कुल कॉन्टेस्ट। त्रिपाठी जी, नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि हरियाणा जो है वो छत्तीसगढ़ होने की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। देखिए, आप लोग बार बार एक बात कह रहे हैं, जिस तरह से विनेश फोगाट ने झूठ बोले हैं, जिस तरह से हुड्डा पूरे चुनाव को सिर्फ और सिर्फ हुड्डा के इर्द गिर्द किया जा रहा है, ये हरियाणा के लोगों को सब याद है, भूला नहीं है। और ठीक है, अभी आप कहेंगे, लेकिन ओवरऑल जब आप वहां की पॉपुलेशन देखें तो 22% ही जाट है ना। हाँ, और 22% के बाद जो बचे लोग हैं उनको कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ तो फिर भी खट्टर और सैनी छत्तीसगढ़ जैसा नतीजा हो सकता बढ़ है। रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। और आपने देखा जलेबी की फैक्ट्री होती है। अब हम क्या कहें, ये कांग्रेस कल से ये साबित कर रही है कि इमरती और जलेबी की जलेबी फैक्ट्री का होती फर्क है। जो लोग नहीं राहुल जी ने जानते। कहा जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम जो करेंगे। इमरती और जलेबी का फर्क नहीं जानते, वो देश को कहीं भी ले जा सकते हैं। हम क्या कहा जाए, आप सिर्फ मुस्कुरा के रह जाएंगे या कुछ इसलिए कहेंगे? खाएंगे। आप सिर्फ मुस्कुरा के रह जाएंगे, कुछ कांग्रेस के नहीं, नेताओं ठीक है, को चलता देखिए रहता है। क्या क्या उनको साबित करनी पड़ती है, मतलब